हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन या विधियां, यानी कि मीन्स एंड मेथड्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो थर्ड पार्ट है हमारा, और इससे जो 2 पार्ट हैं वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ये वीडियोस हमारी रिसर्च चैप्टर से हैं। रिसर्च जो हमारे पास बुक होती है, रिसर्च का जो हमारा कॉलम होता है, उन सब की उससे ये वीडियोस हैं। तो अनुसंधान उनकी ये वीडियो है कि उसमें हम कैसे विधियां यूज़ करते हैं, कैसी मेथड यूज़ करते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार वीडियो बहुत लेट आती है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, अभी आप सभी लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों के लिए रोज़ डेली वीडियोस नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन है और सभी लोग घर पे हैं, और इस पूरा टाइम मेरा किचन में निकल जाता है, घर के कामों में निकल जाता है। मैं नोट्स नहीं बना पाती, क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ एक एक चीज़ देख के, कैसे आप लोगों को समझाऊँ वो सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं नोट्स भी बना पाती हूँ तो बहुत किस्तों में बना पा रही हूँ, जब बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती हूँ फिर नोट्स बनाती हूँ। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो है पार्ट 3, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं विधियां। तो इसमें सबसे पहला है परिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का माननीकरण, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, किसी चीज को हम कितना स्टैंडर्ड तरीके से उन चीजों को हम तोल मोल सकते हैं, उस तरह से। समाज में जिन परिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाए, उनका माननीकरण किया जाए, यानी कि उनका स्टैंडर्डाइज किया जाए, उनका सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों पर समान अर्थों में प्रयोग किया जाए। इससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकती है। अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें, जैसे कि जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, या आप जैसे आपकी इंग्लिश है या आप कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप उसको अपना डेली यूज़ में यूज़ करते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से यूज़फुल करनी आ जाती हैं, कि आपको कब कहाँ कैसे बोलना है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। वही चीज़ यहाँ है कि कोई भी अगर आप मेथड या कोई भी ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो हर एक सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई है कि हमारे जो ऐसे शब्द हमें लेने चाहिए, हमें ऐसे प्रयोग, हमें ऐसे प्रैक्टिकल्स करने चाहिए जो हम अपनी और चीज़ों में भी यूज़ कर पाएँ, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ना हो वो। फिर आता है हमारा दैव निर्देशन उपयोग की प्रधानता, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, है ना। रैंडम सैम्पलिंग मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। दैव निर्देशन विधि द्वारा इकाइयों का चुनाव करने से अध्ययनकर्ताओं के पक्षपात या मिथ्या झुकाव के अध्ययन में सम्मिलित होने की संभावना समाप्त हो जाती है, और साथ ही प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव हो जाता है। जैसे कि दैव निर्देशन में आपने देखा होगा कि जो भी सारी यूनिवर्सल इकाइयां होती हैं, उनका चुनाव दैव निर्देशन विधि द्वारा किया जाता है, ताकि प्रत्येक सैंपल है या जो प्रत्येक यूनिट्स यानी इकाई है, उसको चुने जाने की संभावना ज़्यादा हो। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए दैव निर्देशन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विधि है जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता, यानी कि जो, अगर आपको मैं एक तरीके से समझाऊं कि अगर हम किसी को उसी का काम दे दें, मतलब हम कहें कि भाई आप अपनी संस्कृति, यानी कि अपना कल्चर या अपनी रीति रिवाजों के बारे में हमें कुछ अध्ययन कराइए, तो कहीं ना कहीं उनके, वो अपने रीति रिवाजों को ना बुरा नहीं बताएंगे, है ना। तो उनका जो अध्ययन होगा वो कहीं ना कहीं उनमें
कुछ न कुछ निष्पक्षता नहीं होगी। जहां अनुसंधान कार्य हेतु तथ्यों का संकलन अनेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ किया जाता है, वहां अविनीति या पक्षपात से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी जाए और उन पर पूरा नियंत्रण रखा जाए, है ना। अगर चलो मान लीजिए एक उनको एक काम दे भी दिया जाए तो उनमें कहीं ना कहीं उनको एक कंट्रोल दिया जाए कि भाई आपको ये काम ऐसे करना है, आपको ये काम वैसे करना है, ठीक है, कि आपको दैवनिर्णय द्वारा करना है, प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा करना है, या उन पर मतलब उनको खुला ना छोड़ा जाए कि भाई उनके ऊपर एक प्रेशर हो। फिर आता है प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग। प्रश्नावली व अनुसूची में निर्धारित प्रश्न होते हैं, एक स्टैंडर्ड शब्दावली का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हमने कोई अध्ययन किया है, हम किसी के बारे में जानने जा रहे हैं, हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, या हम किसी जाति, वर्ग या किसी संस्कृति या किसी जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, या किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्राइम पेट्रोल वगैरह आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड चीजें दिखाते हैं, लेकिन उनमें वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी क्राइम स्पॉट पे जाने के बाद आपने क्राइम पेट्रोल में या सीआईडी में, ये सारी सीआईडी में बहुत ज्यादा ये चीजें दिखाते थे कि वो वैज्ञानिक पद्धति का ज्यादा प्रयोग करते हैं कि भैया क्रिमिनल क्या था, कैसे था और उसने क्या क्या चीजें यूज की हैं। ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति आती है। और जब वो किसी से पूछताछ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें पूरी उनकी एक बायोडाटा, एक अनुसूची तैयार की जाती है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक स्टैंडर्ड शब्दावली का प्रयोग होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्नों के अनुसार होते हैं। मतलब जो सामने वाला क्वेश्चन करेगा तो जो आंसर देगा उसका आंसर भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, घुमा फिराव में उसमें कुछ भी ताना माना नहीं होना चाहिए, प्रश्नों के अनुसार होते हैं। परिणाम स्वरूप इसका लाभ यह होता है कि अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण रहता है, वह मनमाने ढंग से प्रश्न नहीं पूछ पाता है, इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। ठीक है, उस पर प्रेशर रहता है कि भाई मुझे यही क्वेश्चन पूछने हैं, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन उससे पूछने नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है यांत्रिक साधनों का प्रयोग। तथ्यों के संकलन में टैप रिकॉर्डर काफी सहायक है। जैसे कि हम किसी का इंटरव्यू या हम किसी के बारे में जानने जा रहे हैं, हम क्राइम स्पॉट पे जा रहे हैं, हम कोई सामाजिक घटना को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम टैप रिकॉर्डर अपने साथ ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा बोला, वहाँ के लोगों ने ऐसा बोला, उसने ये स्टेटमेंट दिया, या जो भी कुछ है। तथ्यों के सारणीन एवं विश्लेषण में पंचिंग मशीन, सॉर्टर, कैलकुलेटर व कंप्यूटर आदि का विशेष उपयोग है। यांत्रिक साधनों के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अध्ययन में तथ्यों का तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बिल्कुल निष्पक्ष या स्पष्ट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा सेव कर देते हैं, टैप रिकॉर्डर में जो हम रिकॉर्ड करके आए हैं उनको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं कि भाई कितने लोग थे, कैसे थे, क्या चीजें हुई हैं, शॉर्टर्स, सारी चीजें हम जो यूज करते हैं कहीं ना कहीं उनमें पक्षपात नहीं आता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग। ठीक है, तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक से अधिक स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता लाने के लिए प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। ठीक है, क्यों? अभी जैसे मैंने बताया कि भाई सीआईडी वगैरह आप लोग देखते हैं तो उसमें जैसे आपने देखा होगा वैज्ञानिक चीजों का ज्यादा यूज होता है, विज्ञान पद्धति का ज्यादा यूज होता है। तो वही चीज है कि प्रयोगात्मक पद्धति का यूज इसलिए होने लगा है कि ताकि उसमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा आए, स्पष्ट रिजल्ट आए और क्लियर चीजें आए। फिर आता है हमारा सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग। सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैटिकल स्टेटमेंट मेजरमेंट्स, है ना। अध्ययन में सांख्यिकी अनुमापों की सुगमता से जांच की जा सकती है। इसी वजह से सामाजिक गणनाओं व सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया था कि मैम आप स्टैटिकल जो पार्ट है सोशियोलॉजी का वो भी कराएंगे या नहीं। मैंने पहले भी स्टैटिकल पार्ट कराया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हैं उस वीडियोस को। और भी ज़्यादा डीपली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को स्टैटिकल वाला पार्ट कराऊं तो ऑफ कोर्स मैं कराऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी और वो वीडियोस भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी।
तो उन वीडियोस को देखने के लिए भी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों की मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ और उन कमेंट्स पर मैं फिर काम भी करती हूँ। अगर किसी ने कहा है कि मैम हमें ये वीडियोस चाहिए, या मैं एकदम से प्रॉमिस नहीं कर पाती क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं पूरी काम करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट मुझे मिलते हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, मैटर ढूंढती हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझा पाऊँ, वो पूरी चीज़ें मैं तैयार करके आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आप सभी लोगों के कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, अच्छे हों या बुरे, पर करिए ज़रूर। फिर हमारा आता है कि सांख्यिकी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जो ये सांख्यिकी स्टैटिकल चीज़ें हैं कि भाई आपने इतने आदमी थे वहाँ पर, उनका रेशियो क्या होगा, उनका हम क्या बहुलांक क्या होगा, मध्यमान क्या होगा, ये सारी चीज़ें ना। समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग, समूह अनुसंधान पद्धति यूज ऑफ ग्रुप रिसर्च मेथड है ना। पक्षपात व व्यक्ति निष्ठता को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से सामूहिक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको क्लियर चीजें दिखा रही हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पेड होती है, 15 रुपए आपको पे करने होते हैं एक वीडियोस के लिए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं और अपनी मेल आईडी मुझे दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री है। पक्षपात व व्यक्तिनिष्ठता को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से सामूहिक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। प्रथम, एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग समय पर 2 या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाए। मतलब कि एक मेथड ले लिया और उसको अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जो अनुसंधान करता है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन मेथड एक ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेते हुए किया जाता है। फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब उधर वाले भी आ गए, इधर वाले भी आ गए, फिर उन्होंने कि आपने इस मेथड से क्या क्या चीजें करी, ठीक है। फिर है सेकंड कि एक ही अध्ययनकर्ता 2 समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेता हुआ करता है। मतलब अब एक ही अध्ययन करता है और वो 2 समान क्षेत्रों में, मतलब 2 एक से ही क्षेत्र हैं कि उनकी जो घटनाएं हैं वहां सेम हुई हैं, तो एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेते हुए करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिन्स। फिर आता है हमारा विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययनों को ही अंतर वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। यानी कि समाज में कोई भी घटना के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि अब हमारे इसमें कोरोना वायरस चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसमें एक ही चीज उत्तरदायी नहीं है, बहुत सारी, दिल्ली में क्यों फैला या और जगह पर क्यों फैला, तो बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं। जैसे है ना, अभी अगर कोरोना खत्म भी हो जाता, अगर लोग इसको अच्छे से लेते कि भाई हमें पूरा प्रिकॉशंस यूज करने हैं, हमें हर चीज यूज करनी है, हम अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, घर सैनिटाइज करेंगे, बाहर कम निकलेंगे, लेकिन लोगों ने इसको इतना लाइटली नहीं लिया, है ना, बिल्कुल ऐसे लाइटली ले लिया, लाइटली ले लिया और बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल पुलिस पे पथराव हो रहा है, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, थूक रहे हैं, सब ये सब करने से आप लोगों को क्या लगता है कि कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, आप लॉकडाउन को और बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स सच में मैं दिल से बहुत ही हर्ट हुई हूँ इन सब चीज़ों को। जब मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया, मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। आई एम रियली अपसेट हो जाती हूँ कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, समाज को लेकर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों में ही बयां कर सकती हूँ। जाकर कुछ करूं तो शायद इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए, आसपास के लोगों को केयर थोड़ा सा बताइए कि भाई आप लोगों को क्या करना है ना। आप लोग भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययन को ही हम अंतर्वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं। समाज में कोई भी घटना के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, अपराध, कोई भी चीजें ले लीजिए, उसके लिए हमारा आदि समस्याओं के लिए राजनीति, मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी हो सकते हैं ना। फिर आता है हमारा मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग, यानी कि क्रॉस कल्चरल अप्रोच। मिश्रित संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञ जब अध्ययन करते हैं
तो अनेक उनके अध्ययन में पक्षपात हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा कि भाई कि वो भी अपनी कल्चर का अध्ययन करने गया है तो उसमें कहीं ना कहीं वो पक्षपात रखेगा कि भाई अपने चीज को तो बुरा नहीं दिखाएगा। लेकिन जब अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंधित अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की पूरी पूरी संभावना रहती है। यही मिश्रित सांस्कृतिक उपागम कहलाता है। मतलब एक संस्कृति वाला व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र में दूसरी संस्कृति का अध्ययन करने जाए तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें क्लियर ढंग से करेगा, है ना। वस्तुनिष्ठता उसमें पूरी तरह से आएगी, पक्षपात नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये 10 पॉइंट्स थे उसको विधियां और कैसे चीजें प्राप्त की जाती हैं उनके बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, घर बैठे वो लोग भी पढ़ पाए। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड और तथ्य संकलन कि तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे की वीडियो के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।